एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे देश के 3 प्रमुख सुप्रीमो का, जो इस वक्त में भारत के महत्वपूर्ण पदों पे विराजमान है। उनके कार्यशैली के बारे में चर्चा करेंगे और जनता के सवाल जो मन में उठ रहे हैं उन सवाल को टटोलने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, देश में 3 प्रमुख हस्तियां हैं जो 3 प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं। उन्हीं को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। मैं कम शब्दों में आपको इस बात पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले जान लीजिए ये 3 प्रमुख पद कौन कौन से हैं। पहला जो पद है वो राष्ट्रपति महोदया का है। दूसरा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश हमारे देश के हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण पद जो है वो देश के प्रधानमंत्री का है। यूं तो कार्यपालिका के हिसाब से देखा जाए तो अनंत शक्तियों का मालिक तो इस वक्त में भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से और पदों के अनुरूप देखा जाए तो इन 3 प्रमुख पद ही पूरे देश की जो दिशा और दशा तय करती है। जी हाँ, ये 3 प्रमुख पद जो लोग बैठे हुए हैं इसी पर चर्चा। तो सबसे पहले यह जान लीजिए राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू की। जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू को चर्चा करने से पहले पहले ये चर्चा करना ज़्यादा अच्छा होगा कि सबसे पहले जब द्रौपदी मुर्मू को, जब नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की दावा करती है, उन्होंने जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, तो जो कयासे लगाए जा रहे थे और जो बात गोदी मीडिया लगातार कह रही थी और भारतीय जनता पार्टी के सुरों में सुर मिला रही थी, वो इसी बात का तरफ इशारा था कि राष्ट्रपति के द्रौपदी मुर्मू चूंकि आदिवासी समाज से है, इसलिए आदिवासी समाज जो बड़ी संख्या में भारत में रहते हैं उसको साधने के एक बड़ा तंत्र के रूप में है। और ये भी दर्शाने का है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों आदिवासियों का विरोधी तो कदापि नहीं है। ये 2 नीतियों के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है उम्मीदवारी बनाई गई थी, जो इस वक्त में महामहिम के पद पर विराजमान है। जी हाँ, उस वक्त में जिस बात की जो है पूरी चर्चा की गई, जिस दिशा में भारतीय राजनीति को घुमाने की कोशिश की गई, वो एक दिलचस्प किस्सा है। चलिए हम वहां से आगे निकलते हैं और उस वक्त में एक बड़ा दिलचस्प बात आपको झारखंड की बताते हुए चलो कि जब मौजूदा सरकार जो है हेमंत सोरेन की जो सरकार है, इस वक्त में कांग्रेस और राजद के गठबंधन से जो सरकार चल रही है, और जब द्रौपदी मुर्मू का वोट को देने की बारी आई तो सबको दरकिनार करते हुए, आदिवासी हित के आधार को मानते हुए हेमंत सोरेन ने द्रौपदी मुर्मू को वोटिंग की थी। ये कोई छिपी हुई बात नहीं। और यह बात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया था कि क्या इसी बहाने हेमंत सोरेन जो है वो पलटी मार के भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने वाले हैं। लेकिन सबके बीच हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया कि यदि आदिवासी हित की बात है और देश में जो पिछड़ा और कमजोर तबका है, अगर उसको आगे आने की जरूरत है तो मैं द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करूंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। बात वहीं, फिर सवाल वहीं खड़ा हो गया, बात वहीं पर चली आई कि आज तमाम प्रयासों के बाद द्रौपदी मुर्मू जी देश के सर्वोच्च पद पर बैठी, संविधान के सबसे उच्च पदों पर बैठी, कानून के सबसे ऊंचे पदों पर बैठी। तो बात आगे निकलती चली गई और वही हेमंत सोरेन ने जब मणिपुर को लेकर जो लकीरें खींची और जिन्होंने बात उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से महामहिम द्रौपदी मुर्मू को भेजा, वो बड़ा मार्मिक पत्र है। और उसके बाद राजनीति में फिर से एक बार भूचाल आया कि द्रौपदी मुर्मू जी को यह स्पष्ट जो है पत्र में हेमंत सोरेन ने लिखा कि आप ही वो मरहम है
जो देश को लगा सकते हैं। मणिपुर को आपकी मरहम की आवश्यकता है। आप ही एक अंतिम आशा है जी, जो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द हो, आप अंतिम आशा है और देश आपको देख रहा है। आपका इसको स्टेप लेने की जरूरत है। जी हाँ, और मार्मिक पत्र के बाद बहुत सी चीजों का जिक्र किया। उसके बाद जो मार्मिक पत्र के बाद जो आदिवासियों पर जुल्म होने की जो कहानी और गाथा जो हेमंत सोरेन ने फिर गढ़ा, वो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन पता नहीं उस आवेदन का राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, उस पर क्या एक्शन लिया, कोई बात तो सामने शायद नहीं आ पाई है। लेकिन जो बात है, आप अंतिम आशा है और आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है। ये कहने का तात्पर्य था कि आप आदिवासी हैं और आपके राष्ट्रपति रहते हुए अगर इस तरह से आदिवासी समाज को अगर परेशान किया जाएगा और उसको नंगे घुमाया जाएगा, उनको नंगे घुमाने के लिए एक बड़ी भीड़ के साथ चलेगी और जो शर्मनाक हरकत उसके बाद करेगी, उस मार्मिक पत्र को समझने की जरूरत थी। लेकिन महामहिम मैडम जो है वो खामोश। और मध्य प्रदेश में जब एक आदिवासी युवा के चेहरे पे पेशाब कर दिया और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर लगा और बड़ा भूचाल इसलिए मन गया कि पूरे देश की मीडिया मजबूरन होके इस कुकृत को दिखाने पर मजबूर हुई और सोशल मीडिया पे चलने वाले न्यूज पे तो इस पर पूरा पंख सा लग गया। और जिस तरह से इसको दिखाया, जिस कुकृत को दिखाया, उसके बाद बैकफुट में जो है वर्तमान की जो वहां मध्य प्रदेश की जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, बैकफुट पर आई और एक आदिवासी युवक की पैर पखारे, यानी पैर धोए, उसकी आरती की, उसको माला पहनाए, उनको मिठाई खिलाए, उसे बातचीत किया। बाद में पता चला कि जिस युवक के चेहरे पर पेशाब किया गया था वो कोई और था और जिसको पांव पखारा गया, जिसका जो फूल मालाओं से उसको स्वागत किया गया, मिठाई खिलाया, गले लगाया, वो कोई और था। वो तो जांच का विषय है। बहरहाल उस वक्त में भी बड़ा देश में हंगामा मचा, लेकिन द्रौपदी मुर्मू मैडम उस वक्त में भी कुछ नहीं बोली। संभव है कि संवैधानिक मर्यादा को देखते हुए वो कोई स्टेप ली, लेकिन जनता के मन में जो सवाल है, मैं उसी सवाल को उठा रहा हूं। ये मेरा अपना कोई सवाल नहीं है। मैं जानता हूं कि राजनीति में या संवैधानिक पैर में बैठे हुए लोगों की कुछ न कुछ मजबूरियां रही है, लेकिन जनता की जो सवाल है वो तो यक्ष प्रश्न खड़े हैं और मैं जनता के सवालों को लोगों को बताता हूं। जी हाँ, ये द्रौपदी मुर्मू, जी हाँ, बड़ी आशा के साथ जब बैठाया जाता है और जो बात कही जाती है उसके इतर जब सामने चीज आता है तो लोग हैरान और परेशान हो ही जाते हैं और राजनीतिक गलियारों में इसकी अलग से एक चर्चाएं छिड़ जाती है। जी हाँ, चलिए अब हम आगे चलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के प्रमुख न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, जी हाँ, इस वक्त में जो बैठे हुए हैं DY चंद्रचूड़ साहब। जब से उन्होंने मुख्य जो है न्यायाधीश का जो पदभार संभाला, उसके बाद मानो भारत की न्याय व्यवस्था में एक नया सा जान आ गया, एक नया संचार तो हो ही गया। और उन्होंने खुद जो मिसालें पेश की वो बड़ा दिलचस्प है और पूरी दुनिया में इस वक्त में, सिर्फ भारत नहीं विश्व में, DY चंद्रचूड़ के बारे में लोग सर्च कर, लोग जानना चाह रहे हैं। और जो बात कही जा रही थी विश्व में कि भारत में न्यायपालिका भी अब ही हो गई है या वो हो गई है, इस तरह की हो गई है, उस तरह की हो गई है, तमाम चीजों पर जो है उन्होंने ब्रेक लगाते हुए जो फैसले किए, भले ही नरेंद्र मोदी सरकार असहज हो गई हो, लेकिन आम जन जो देश हित में अपनी बात को सोचते हैं, देश हित में सारी बातें करते हैं, ऐसे लोगों को बड़ा सुकून मिलता चला गया। कानून व्यवस्था, संविधान और कानून, इसी से देश चलेगा, इसको लेकर जो चंद्रचूड़ ने जो लकीरें खींची वो नजीर पेश की। जी हाँ, इसलिए DY चंद्रचूड़ इस वक्त में देश के साथ साथ विदेशों में भी चर्चित है। जी हाँ, DY चंद्रचूड़ ने जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को लेकर
जिस टिप्पणी को टिप्पणी में लाया और जो आदेश निर्गत किया वो बड़ा दिलचस्प है। और तमाम प्रयासों के बावजूद भी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों का और हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया। और जो टिप्पणी की कि संभव था कि 1 साल 11 महीना करते तो राहुल गांधी की सदस्यता बच जाती। ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि पूरी की पूरी मानहानि के केस में पूरी की पूरी सजा जो है उसमें चिपका दी गई। जी हाँ, ये बातें चंद्रचूड़ को, इंसाफ की गद्दी में बैठे हुए लोगों को बड़ा सूट करता है। यही नहीं, जब दिल्ली में केजरीवाल के जो मामले को लेकर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने जो लकीरें खींची, उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार अगर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेगी तो कौन अधिकारी उनकी बात सुनेगा, कौन अधिकारी डरेगा। इसलिए चुनी हुई सरकार को यह इख्तियार तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद सरकार असहज हो गई। असहज के कारण तो कई बताए जाते हैं और राजनीतिक गलियारों पर चर्चा है कि विगत 25 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में तो बैठी हुई है, लेकिन दिल्ली राज्य में उनका शासन नहीं हो पाया। और याद कीजिए, जब अमित भाई शाह जी लगातार डोर टू डोर पर्चा वितरण करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली की जो चुनाव पर्चा की कमान अमित शाह, जो राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके हाथों में आ गया है तो चमत्कार होगा। और मीडिया ने जिस तरह से कवरेज और माइलेज दिखाया, लेकिन रिजल्ट सिफर रह गया। नील बट्टा सन्नाटा, 0 बट्टा सन्नाटा। जी हाँ, सत्ता वापसी नहीं। बंगाल में भी 2 मई दी गई, वो पूरी तरह फेल हो गई। उसके बाद दिल्ली में जो कसक है और जिस तरह से केजरीवाल और एलजी में जो भिड़ंत होते रहती है, कुछ न कुछ मामले को लाया जाता है और केजरीवाल का जो भाषण है, उनका जो कार्य करने का तरीका है और जो टकराव है वो केंद्र से लगातार होती चली जाती है। तो राजनीतिक गलियारों पर चर्चा है कि उसी को ध्यान में रखते हुए जब नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में इसको लेकर जब बिल ले आए तो स्पष्ट हो गया कि मामला कुछ और है। वो इतनी आसानी ढील से केजरीवाल को बाईपास जो है वो नहीं देना चाहती है, उसको क्लियर रास्ता देना बिल्कुल नहीं चाहती है। तो उस वक्त में डीवाई चंद्रचूड़ साहब का जो बातें हैं वो बड़ा नजीर पेश की। और याद कीजिए मणिपुर को लेकर, जिस तरह से मणिपुर को लेकर उन्होंने जो कमेटियां गठित की और उसके जांच के दायरे में जब वहां के राज्य सरकार और उसकी कानून व्यवस्था है, उसकी एफआईआर की जब जांच होगी और सीबीआई भी उसके रडार में रहेंगे, यानी सीबीआई जो जांच की उसको भी मॉनिटरिंग की जाएगी हर एक चीज को, यानी सीबीआई की जांच के दायरे में रखने से मतलब सीबीआई के कार्य क्षेत्र यानी जो काम किया उसकी भी मॉनिटरिंग की जब बात की तो केंद्र इसमें आ जाते हैं, यानी केंद्र भी संदेह के घेरे में है। उन्होंने 0 एफआईआर पे जो है ना, जो इंक्वायरी की जो बात कही और जो कमेटियां बनाई, अलग अलग राज्यों से लोगों को समावेश किया गया, एक नजीर पेश करने की कोशिश की। जी हाँ, इसको लेकर भी अब राजनीतिक चर्चाएं चल रही है। विगत 90 दिन से ज्यादा समय से मणिपुर जल रहा है, करा रहा है, तकलीफ में है और आवाजें लगा रहा है और डबल इंजन की सरकारें जो है वहां पर जो है ना अमन चैन और कानून व्यवस्था बनाने में नाकाम अब तक नजर आ रही है। और जो अविश्वास और जो टकराव वहां के लोगों में देखा जा रहा है वो बड़ा दिल को झकोर देने वाली है या तकलीफ देने वाली है। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने जब इस मर्म को समझा, उस नग्न महिला का जो घूमने का जो तरीका अपनाया है, उन लोगों ने जो विभत्स कारनामे किए, वो जब डीवाई चंद्रचूड़ ने इसको देखा तो उन्होंने एक लंबी लकीर खींच दी। ये डीवाई चंद्रचूड़ साहब का इस वक्त में यही करिश्मा है। और यही नहीं, उन्होंने कई तरह की नजीर पेश की और उन्होंने इस वक्त में
जो उत्तर प्रदेश की बुलडोजर वाली सरकार है, जो लगातार इनकाउंटर पर इनकाउंटर करते चली गई, उस मामले को भी संज्ञान में लिया और इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह में 183 इनकाउंटर के बारे में जानकारी मांगी है। उनका स्पष्ट कहना था कोर्ट का कि मैं यहां से सरकार चलाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कानून व्यवस्था के मामले में जानकारी जरूर चाहता हूं कि ये इनकाउंटर 183 इनकाउंटर के पीछे क्या है। इनकाउंटर उस वक्त में हुआ जब पुलिस हिरासत में था, जेल के अंदर भी हत्याएं हो गई और पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो गई। ये तमाम चीजों की जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा तो भारतीय जनता पार्टी तो असहज हो ही जाएगी। इस वक्त में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सबसे उर्वरक भूमि, यानी गुजरात और उत्तर प्रदेश और एक असम अभी है, ये तीनों उर्वरक भूमि जो है भारतीय जनता पार्टी को रास आ रहा है। यही वजह है कि इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी काफी अंदर से जोर लगाती है और किसी तरह दूसरे पार्टी को घुसने के लिए का जो है कोई कसर नहीं छोड़ती है कि वो घुस ना जाए। जी हाँ, और यही नहीं, सिर्फ बात यहीं तक रुकती। जब एक ईमानदार चीफ जस्टिस जब फैसले सुनाने की बारी आती है और जो फैसले सुना देते हैं, और यही नहीं, जब इंडिया जो गठबंधन हुआ, इस मामले को जब सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह मामले को खारिज कर दिया, सुनने लायक नहीं समझा और उन्होंने कहा कि जो लोग लाया है वो पॉपुलैरिटी चाहता है। इस तरह के तमाम बहुत से मामले हैं जो डीवाई चंद्रचूड़ को इंसाफ का बड़ा मूर्ति के रूप में, भगवान के रूप में, क्योंकि जब देश हमारा जो मिजाज है वो इंसाफ करने वालों को भगवान मान ही लेता है। जब डीवाई चंद्रचूड़ साहब जब देश में ईमानदारी की मिसालें पेश कर रही थी तो दूसरे राज्यों में भी और दूसरे न्यायाधीशों में भी एक ऊर्जा का संचार हुआ। वो नजर कब आया? जब बुलडोजर को हरियाणा में रोक लगा दिया, जब हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट ने बुलडोजर संस्कृति को जो उत्तर प्रदेश से चलकर हरियाणा पहुंच गई और खट्टर सरकार लगातार बुलडोज करते चले जा रही थी लोगों को, उस पर ब्रेक लगा दिया, उस पर रोक लगा दिया। और ये कोई मामले की सुनवाई नहीं है, स्वतः संज्ञान के बाद उपयुक्त फैसले इस बात की ओर इशारा करता है कि जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की एनर्जी के बाद दूसरे भी न्यायाधीश में ऊर्जा का संचार तो जरूर हुआ है। जी हाँ, बाद में मालूम चला कि वो लोगों की इस सुनवाई जो 11 तारीख को होने वाला था संभव, उससे उनको अलग कर दिया गया। यानी जो दो जो न्यायाधीश थे जिन्होंने इसे फैसला सुनाया, मैडम कौर और एक जो है संधावालिया, ये दोनों जस्टिस को इस केस से अलग होने की बात कही जा रही है। खैर जो भी है, लेकिन नजीर तो पेश ही कर दी। संभव है कि और भी ये मैसेज और भी राज्यों के कोर्टों में जाए और वो इंसाफ के साथ सारे मामले को निपटाते चले जाएंगे। देश में कानून व्यवस्था बनेगा, संविधान का राज होगा तो अमन चैन कायम होगा, विकास का हर मामले जो है वो सही होगा। देश विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा जब देश संविधान और कानून के तहत में चलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, अब हम चलते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। उनकी कार्यशैली पर हम जो है चर्चा करेंगे। चर्चा के तो शब्द बहुत हैं और अगर हम नरेंद्र मोदी जी जो इस वक्त में प्रमुख पदों में, अगर देखा जाए तो और पदों में सबसे महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का पद होता है। और विगत 2014 से 19 के चुनाव तक जो कोकस पेश किए गए, जो करिश्मा की गई, जो अलग अलग चीजें पेश की गई, वो नरेंद्र मोदी जी को और प्रधानमंत्री से बिल्कुल अलग कर दिया। अब जो वर्तमान की स्थिति है, प्रदेश कुछ बदले नजर आते हैं। ये राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है। तभी वो 56 इंची की सरकार अपने आप को कहते चले गए और उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो बैठी हुई सरकार है वो एक चौकीदार है, वो उसकी रखवाली करने के लिए है। और फिर उन्होंने कहा कि वर्तमान की जो सरकारें हैं वो 56 इंची की है और लगातार कड़े से कड़े फैसले लेते चले गए
और निश्चित तौर पर जब धारा 370 खत्म करने की बात कश्मीर में आई तो वो डरे नहीं और धारा 370 जो है उन्होंने वहां पर खत्म कर दी। जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई, जब पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात आई, उस वक्त में वो कड़े फैसले नरेंद्र मोदी जरूर ले लिए और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके एक मैसेज देने की कोशिश की। और तमाम और बहुत से मामले हैं, देश के साथ साथ विदेशों में भी उनको कई अवार्ड मिला, लेकिन कई परेशानियां भी और कई विवाद भी उनके साथ चलता चला गया। बताया जाता है कि जब विदेश में उनको जो अवार्ड मिला, जो सम्मान मिला, सर्वोच्च सम्मान मिला, उसके पीछे राजनीतिक गलियारों पर इस बात का चर्चा विपक्ष के लोग करते हुए नजर आए कि जब बड़ा पैसे से खरीदारी करने के लिए प्रधानमंत्री उस देश में गए तो रेड कारपेट तो बिछाया जाना ही चाहिए। वो पैसे प्राप्त करने वाले देश थे और उस पैसे की प्राप्ति की वजह से जो उनको सम्मान उसी वजह में मिला। ये सब राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है, लेकिन ये तो जरूर सी बात है कि ये जो है नरेंद्र मोदी सम्मान के हकदार बन गए और उनको सम्मान मिला। विवादों से राफेल को लेकर भी जो कवायद की गई और वो आज भी उसकी जो है गूंज कहीं न कहीं नजर आती है। और तमाम मुद्दों के साथ जो उन्होंने अपनी जो चुनावी घोषणा पत्र में और चुनाव में प्रचार किए, 2 करोड़ रोजगार को लेकर, बुलेट ट्रेन को लेकर और कई तरह से स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और क्या क्या जो किए हैं, वो सब धरातल पर उतरा तो नहीं, लेकिन विवाद तो हो ही गया और इसी को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करते चला गया। और वर्तमान में जब सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री के बीच में जो वातावरण बनना चाहिए, वो वातावरण दिखा तो बिल्कुल नहीं दे रहा है। ऐसा लगने लगा है वर्तमान की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, कि वर्तमान को जो चीफ जस्टिस है वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में हो गई। ये तो कदापि सत्य नहीं है। राजनीतिक गलियारों पर ऐसी बात चर्चा का विषय बना हुआ है। इसीलिए तो दिल्ली बिल लाई। उसके बाद जो अभी चुनाव आयोग की जो नजीरें पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि चुनाव आयोग जो आयुक्त की जो नियुक्ति होगी, यानी चुनाव आयोग के जो मुख्य जो आयुक्त होंगे उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या कर दी, उसका आदेश निर्गत कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 कमेटी चुनाव आयोग का जो है चयन करेंगे। लेकिन ये बात भी वर्तमान के सरकार, मोदी सरकार को पसंद नहीं है और वो इसके खिलाफ में राज्यसभा में बिल लेके चला। यही इसी टकराव को लोग शक की निगाहों से देखते हैं। इनके मुताबिक, इस बिल के मुताबिक चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं उसकी जो चयन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री के साथ साथ एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे और विपक्ष के नेता रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे तो 2 वोट तो उनकी हो गई, तो विपक्ष के नेता अकेले क्या कर लेंगे। स्पष्ट तौर इस बात की ओर इशारा करती है कि चुनाव आयोग की आयुक्त की नियुक्ति नरेंद्र मोदी अपने हाथों में रखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आने वाला 2024 के चुनाव में बहुत सी चीजों का जो है निपटारा जो है चुनाव आयोग के द्वारा हो जाएगा। बताया जाता है कि ये एक रणनीति का एक हिस्सा है जो किसी हाल में वो दूसरे को देना नहीं चाहती है, जिसकी आरोप लगातार विपक्ष लगातार करते चले गए कि चुनाव आयोग भी इस वक्त में निष्पक्ष नहीं है, विपक्ष के लोगों की बात नहीं सुनते हैं। जब कहा जाता है कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो और वो अड़ती है कि नहीं ईवीएम से चुनाव होगी, और दूसरे कई मुद्दे जैसे पश्चिम बंगाल में कई चरणों पर चुनाव और लगातार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और दूसरे दलों ने भी कहा कि इतनी बड़ी यानी 7 चरणों में चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन सुनेगा कौन। विपक्ष के लोगों को सुनवाई तो होती ही नहीं। ये आरोप विपक्ष के लोग चुनाव आयोग पर लगा चुके हैं। और जब चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जब बिल आता है तो स्पष्ट तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेह के घेरे में आ जाते हैं। तो ये लगातार, और जब वो अमेरिका की यात्रा में कर जाते हैं और वहां में जो अखबारें पेश की जाती है और कई लोग जब विरोध में वहां पहुंचते हैं, जो शायद गोदी मीडिया में नजर रहती है,
तो ये बात कही जाती है कि वहां पर जो है उन पे अल्पसंख्यकों पर और दलितों पर अत्याचार करने का आरोप लगता है। ये बात कहते हैं कि वर्तमान की जो नरेंद्र मोदी सरकार है अल्पसंख्यक के, दलितों का, आदिवासियों का विरोध में है, उनके पक्ष में नहीं है। ये आरोप उनको लगता है, उन पर लगता है कि यहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ कानून व्यवस्था ठीक से काम नहीं करती है, यहाँ पर जो है अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, जैनों में एक तरह से अविश्वास है सरकार के खिलाफ। ये आरोप वहाँ के मीडिया भी लगाती है और कुछ सांसद ने भी लगाया। ये है पूरी नरेंद्र मोदी जी के करिश्मा और उनके कार्यशैली पर और सवालों के फेहरिस्त फेहरिस्त तो बहुत है, सवालों की फेहरिस्त तो बहुत लंबी है, जो यहाँ पर संभव नहीं है कि हम आपको बताएं। हमने कोशिश किया कि वर्तमान की जो सरकार है उसके बारे में आपको बता दें। और जब 2014 से 2019 के बीच में लगातार चुनाव होते चले गए और नरेंद्र मोदी जी लगातार जीत दर जीत करते चले गए और एक समय आया उन्होंने कांग्रेस मुक्त की बात तक कह दी, एक नई परिपाटी। ऐसे तो बहुत से शब्द गढ़े गए, लेकिन कांग्रेस मुक्त की जब बात हुई, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस पार्टी देश की आत्मा है। उसकी एक नस में, हर एक अंग में अगर कोई प्रवेश कर गया है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जो देश का एक मिजाज है, ये बताया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी इस बात की दलील देती है। वो अपने आप को जो बलिदानी पार्टी तक कहती है, उसको मुक्त करने की बात की। लेकिन ये भी हवाई साबित हो गई जब राज्य दर राज्य चुनाव नरेंद्र मोदी लगातार हारते चले जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ही है जो उससे हिमाचल भी छीन ली और वर्तमान में दक्षिण के एकमात्र द्वार बचे थे भारतीय जनता पार्टी के। मैं कर्नाटक को कोट कर रहा हूं। तमाम प्रयासों के बाद 26 किलोमीटर जो रैलियों के बाद, रोड शो के बाद भी वहां पर जीत नहीं हुई और वर्तमान में जो बैठी हुई जो सरकारें थी उसको जाना पड़ा और दक्षिण के द्वार पूरी तरह बंद हो गए। और जब एक बात को रखा गया, वो अकेला सब पर भारी है, जो नारे गढ़े गए, जो बात कही गई, और जब इंडिया जो गठबंधन बनी विपक्षियों का, जो 26 दलों का, और बड़ा गठबंधन बनाने की जो कवायदे की 38 दलों का किया गया, वो उस बात में भी क्या वो सब पर भारी है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। और चुनावी स्ट्राइक रेट की जो बात की जाए तो वो लगातार कम तर चले गए। अब नरेंद्र मोदी जी इसी की वजह से लोगों के शक के घेरे में हैं कि आने वाला समय में, और जब इस मामले को लेकर जब उनकी आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ मानी जाती है, उनके प्रमुख ने कहा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के भरोसे 2024 की नैया पार नहीं होगी, एक बड़ी लंबी लकीर खींच दी। क्योंकि उनका बयान कर्नाटक के चुनाव के हार के बाद, जी हाँ, आरएसएस को बहुत खराब लगा कि एकमात्र दक्षिण का जो किला किसी तरह स्थापित किया गया था वो भी ध्वस्त हो गया। तो बिहार का चुनाव, झारखंड का चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव, उड़ीसा का चुनाव जो है, ये सारे चुनाव, और मध्य प्रदेश का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव लगातार हारते चले गए। लेकिन मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ की सरकार बना लिए, कर्नाटक में तोड़फोड़ की सरकार बना ली, लेकिन कई राज्यों में वो बड़ा प्रयास के बावजूद भी नहीं आए, तो उनके चुनाव स्ट्राइक रेट पर सवाल खड़ा। अब 2024 को लेकर फिर एक बार कवायद की जा रही है और अकेले फिर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी 2024 के लिए कमर कस ली है। और विपक्ष में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका कद काठी जो देश और विदेश में बढ़ा, उनका भी एक तरह से डंका बजा इस दोनों के बीच में, यानी इन दोनों कुनबों के बीच में, इंडिया का कुनबा और एनडीए का कुनबा, ये दोनों के बीच में जो लड़ाई होने वाली है, जो 2024 के चुनावी शंखनाद होगी, वो बड़ा दिलचस्प होगा, बड़ा रोचक होगा। तो मैं कोशिश किया कि आपको अपने इस वीडियो के मार्फत में जो है बातें रखूं कि तीन प्रमुख हस्तियां जो है, तीन प्रमुख सुप्रीमो है, उनकी कार्यशैली, उनके उठे हुए सवाल जो जनता के सवाल थे, उस पर मैंने चर्चा की। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।